अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम CSS 2021 इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे, जो कि एक प्रेसी है। ठीक हो गया। तो ये आप पास पेपर देख लें 2021 का। तो राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। तो ये जो फॉलोइंग पैराग्राफ है, आपने इसका प्रेसी कैसे लिखना है, तो जो मैंने इसकी प्रेसी लिखी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो और इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस हैं, उसको भी आप काइंडली नोट डाउन कर लें। सबसे पहली बात और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो ये है कि आपकी इंग्लिश वोकैबरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि एक दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो जिसकी वजह से आपको पूरे का पूरा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। एक अगर आपकी मिस्टेक हो जाए किसी को किस अच्छे तरीके से किस सेंटेंस में किसी वर्ड को अगर आप अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते, तो पूरे का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। और उसके बाद चले, ये तो कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं है, आपकी माशाल्लाह CSS करेंगे, वोकैबुलरी भी अच्छी होगी। और उसके अलावा आपने बेसिक जो कंसेप्ट है इसमें इसमें दिया गया उसको देखना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप पेपर में जाएं और इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को भी छोड़ दें, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको भी छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 3 को तो बिल्कुल लास्ट पे लिखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सेकंड लास्ट ऑप्शन पे आपने रखना है। ठीक हो गया। ये दो चीजें होगी। तो इसके बाद जो आपको जितनी ज़्यादा जो आसान चीज़ लगे, बहुत अच्छी लगे, उसको सबसे पहले सोल्व करें। ये बाकी तकरीबन बहुत अच्छी तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा, सेकंड लास्ट जब आप तकरीबन ये हाफ टाइम से भी पहले आप बाकी तमाम पेपर को कवर कर सकते हैं, यानी कि अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आप जब आप प्रेसी को लिखने शुरू करें तो उससे पहले आप ये पूरे का पूरा इसको 3 मरतबा इसको रीड करें। 2 मरतबा तो लाजमी इसको रीड करें, अगर ना समझ लगे तो तीसरी मरतबा भी कर लें इसको। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ तक जब आप 2 से 3 मरतबा इसको स्टडी कर लेंगे, रीडिंग कर लेंगे इसकी, तो आपको बेसिक आइडिया की समझ लग जाएगी। तो आप इसको जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको हाईलाइट कर लें। कैसे करना है हाईलाइट मैं भी आपको बता देता हूँ। मैं इसको भी, आप जो पेपर है उधर इसको ऐसे अंडरलाइन कैसे करना है, जिस तरह ये इंपॉर्टेंट चीज है इसको ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर लेना है। ठीक हो गया। या मैं इधर बोल्ड भी कर सकता हूँ, चलो मैं भी ऐसे कर। अच्छा, मैंने जो इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें लगी वो मैं अभी आपके साथ हाईलाइट इसको कर देता हूँ। उसके बाद ये है, वो बेसिकली वो कहते हैं निज़ार हसन ने ये 1960 में पैदा हुए, कहाँ पर पैदा हुए, उन्होंने क्या स्टडी की, और इन्होंने 1994 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोड्यूस की थी, उसका नाम है इंडिपेंडेंस। ठीक हो गया। इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ, बल्कि मैं इनको बोल्ड करता हूँ, क्योंकि आप पेपर पर इसको बोल्ड तो नहीं कर सकेंगे। आप ऐसा करें, इसको वहां पर अंडरलाइन कर लें। ठीक है ना, इसके नीचे लाइन लगा ले जो इंपॉर्टेंट चीज लगे। ठीक है। इन विच ही पॉक्स इज पैलेस्टीनियन इंटरलोक्यूटर्स about what they think of the bizarre Israeli notion of their independence. They have stolen another people's homeland and call the act independence. ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी मैंने हाईलाइट कर लिया। उसके बाद आ गया, as the world's attention was captured by the news of Israel planning to annex. इसको भी हाईलाइट कर लिया मैंने। उसके बाद आ गया, a bit more listing and add it to what they have already stolen. I received an email from Nizar Hassan, the preeminent documentary film. ये बेसिकली ये जो जिनके बारे में बात हो रही है, निज़ार हसन, उनके उन्हीं का है कि वो प्री एमिनेंट पैलेस्टीनियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। ठीक है ना। He wrote to me about his latest film, My Grandfather's Path. ये देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। And included a link to the director's cut. अच्छा, आप काइंडली इसको अभी देखते रहे, मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे इसको हाईलाइट किया, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँ। They say choose your enemies carefully for you would end up like them. ये इम्पोर्टेंट चीज है। The same goes for those opposing Zionist settled colonialists. If you are too incensed and angered by their daily dose of
claptrap the vulgarity of their armed robbery of Palestine, you would soon become like them and forget yourself and what beautiful ideas, ideals and aspirations once animated your highest dreams. यहाँ तक आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं. ये बेसिक जो इसी के मुतालिक ये पूरे का पूरा पैरा है. Never fall into trap. For decades, aspects of Palestinian and world cinema, art, poetry, fiction and drama have done for me precisely that, saved me from that trap. They have constantly reminded me what all our politics are about, a moment of poetic salvation from it all. ठीक है. आप देखेंगे किसी पैरे में जो बेसिक कंसेप्ट है या जरूरी चीजें होती हैं, अगर हम उनको निकाल दें तो बाकी चीजों को आप इजीली छोड़ भी दें तो कोई इससे डिफरेंस नहीं होता. Nizar Hassan's new documentary is one such work in a moment of dejection over Israel's encroachment on Palestinian rights and the world's complicity. It has put Palestinian in perspective. ठीक हो गया, यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं. The film is mercifully long, beautifully paced and patient, a masterfully crafted work of art, a Palestinian's epic ode to his homeland. A shorter version of My Grandfather's Path has been broadcast on Al Jazeera Arabic in 3 parts, but it must be seen in its entirety in one go. It is pilgrimage that must not be interrupted. ठीक हो गया. तो दोबारा मैं चलता हूँ इसकी तरफ. अभी मैं देखे ना कि निज़ार हसन क्या है, तो काइंडली अगर आपने स्टडी नहीं की तो इसका पास पेपर निकालें, आप गूगल से सर्च करें तो ये इसका पास पेपर है. आप इसको यहाँ पर वीडियो को रोक कर भी इसको स्टडी कर सकते हैं. ठीक हो गया, यहाँ कहीं से भी ढूंढ सकते हैं. आप इसको 2 से 3 मरतबा स्टडी करें, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरह इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया. ठीक हो गया. जो निज़ार हसन है वो कहते हैं उन्होंने एक मूवी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, उसका नाम था इंडिपेंडेंस, जिसमें उन्होंने इसराइल का जो उन्होंने एक वावेला मचाया हुआ है कि हमारी आज़ादी है ये, तो बेसिकली आज़ादी का कंसेप्ट क्या है. वो कहते हैं कि दूसरे लोगों की ज़मीन को चोरी करके कब्जा जमा कर उसको अपनी आज़ादी कह रहे हैं. किस तरह उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया. उसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन दिनों इसराइल प्लानिंग कर रहा था कि मजीद फ़लस्तीन का हिस्से को अपने साथ मिला ले, उन्हीं दिनों जो निज़ार हसन है उन्होंने एक नई डॉक्यूमेंट्री भी पब्लिश की, प्रोड्यूस की, उसका नाम था माई ग्रैंडफादर्स पाथ. अच्छा, उसमें उन्होंने क्या सबक दिया है, क्या लेसन दिया उस डॉक्यूमेंट्री में, क्या चीज़ उन्होंने बताई. उन्होंने कहा कि अपने दुश्मनों का इंतखाब अच्छे तरीके से करें, क्योंकि आपका खात्मा भी आपके दुश्मनों की तरह ही होता है, यानी कि आप खुद उनके जैसे बन जाते हैं. वो कैसे बनते हैं? वो कहते हैं जिस तरह ज़ायनिस्ट सेटलर्स हैं वो एक बहुत इलीगली तरीके से उनके हक पर कब्जा डाल रहे हैं, वो उनकी ज़मीन उनसे छीन रहे हैं, तो उससे क्या होता है जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनकी इस इलीगल एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और वो खुद उन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाते हैं जिनको वो पहले पसंद नहीं करते थे. ठीक हो गया. हालांकि उनकी अपने आइडियाज़ थे, एस्पायरेशंस थी जो बहुत आला क्वालिटी की थी, लेकिन जो इलीगल सेटलमेंट है ज़ायनिस्ट की तरफ से, यहूदियों की तरफ से, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं, बल्कि वो अपनी असल अच्छी जो उनकी खसूसियत थी उनको भी बोल चुके हैं. ठीक हो गया. तो बेसिकली वो कहते हैं एक किस्म का ये ट्रैप है जिसमें मोस्टली लोग फंस जाते हैं और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियन ऐसा इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं. तो इसी में वो कहते हैं कि अच्छा, अब आथर क्या कहता है कि निज़ार हसन की जो डॉक्यूमेंट्री बहुत बड़ा एक तोहफा है फ़लस्तीनियों के लिए. सबसे पहली बात तो ये है कि वो इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से उन पर यह चीज़ अयां हो गई है कि वो उन्होंने इस ट्रैप में नहीं फंसना. ठीक हो गया. कि यानी कि उनकी जो बुराई है उसका जवाब बिल्कुल बुराई से नहीं देना, उन्होंने अपनी अच्छी खसूसियात, अच्छी आदत को बिल्कुल नहीं छोड़ना, उनके जो आइडियाज़ हैं तो उसके साथ रहना है, उसको उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना. ठीक हो गया. उसके बाद वो कहते हैं कि एक इनकी डॉक्यूमेंट्री का बहुत बड़ा ये फ़ायदा ये हुआ कि पूरी दुनिया यहूदियों की इस गैर कानूनी आबादकारी को इग्नोर कर रही थी, लेकिन इससे पूरी दुनिया में इसको बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल हुई है. यानी कि इसको
क्या ना कि ये देखे ना, डिजेक्शन ऑफ इसराइल एंड द वर्ल्ड कम्प्लिसिटी इट हैज। अच्छा, कि इससे क्या फलस्तीन का नुक्ता नजर पूरी दुनिया के सामने आया है। वर्ड्स कम्प्लिसिटी, इस कम्प्लिसिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को नजरअंदाज करना, उसको इतनी ज्यादा फोकस ना देना, ठीक है। और डिजेक्शन अवर क्या होता है? डिजेक्शन का मतलब होता है, सॉरी, डिजेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को डिजेक्ट, आप देख लेना इजी, इसके मतलब से श्योर है। डिजेक्ट छोड़ना, किनारा कशी करना, ठीक है। डिजेक्शन अवर कि फलस्तीन की जो गैर आबादकारी थी उसके ऊपर पूरी दुनिया ने एक किस्म की आंखें बंद की हुई थी, ठीक हो गया। इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी गई थी, और ना ही फलस्तीन के हकूक के ऊपर। एंड द वर्ल्ड्स कम्प्लिसिटी, कम्प्लिसिटी होता है किसी इलीगल एक्टिविटी में शामिल होना किसी चीज का, ठीक, कि पूरी दुनिया इस इलीगल एक्टिविटी में एक किस्म की शामिल थी। और इस डॉक्यूमेंट्री ने क्या इस चीज को पूरी दुनिया के बिल्कुल सामने लाया, और नुक्ता नजर जो फलस्तीन का था अच्छे तरीके से उसको वाज़ेह किया। वो कहता है ये जो बहुत लॉन्ग, काफी बड़ी डॉक्यूमेंट्री है, बहुत अच्छे तरीके से इसको फिल्माया गया है। तो अल जजीरा पर भी ये 3 मरतबा ये ब्रॉडकास्ट हुई है। तो इसको अगर आप देखें तो एक ही मरतबा में देखें, बिल्कुल किसी भी इंटरप्शन के बगैर, ठीक हो। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। तो इसको आपने 1/3 वर्ड्स में लिखना है और सेम एज इट इज लिखना है। तो प्रेसी का एक कानून होता है कि इसको 1/3 आप लिखे, 1/3 से थोड़ा बहुत आगे पीछे, यानी कि 345 के टोटल वर्ड्स हैं, आप वहां पर काउंट भी कर सकते हैं इनको, ठीक हो गया। तो जब आपने प्रेसी लिखनी है तो साथ में इसके जो टोटल नंबर्स होंगे उसको भी आपने लिख देना कि मेरी प्रेसी इतने वर्ड्स की है, ठीक हो गया। तो जैसे मैंने ये लिखे ना 345 को 3 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर है 115, यानी कि कह लें कि 105-7 से लेकर 120-22 तक इतने वर्ड्स हो जाएं तो ठीक है। 113 तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक हो गया। ये देखे मैंने किस तरह इसको लिखा, सेम वही वाली चीज इधर लिखी। निज़ार हसन वाज अ प्रोमिनेंट फलस्तीनी फिल्म मेकर, ठीक हो गया। निज़ार हसन शुरू में लिखा था और ही वाज अ प्री एमिनेंट फलस्तीनी फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया प्रोमिनेंट। इन 1994 he produced a documentary film Independence in which he highlighted the absurd Israeli notion of independence that he thinks of getting by stealing others' lands, ठीक हो गया। Similarly, he produced another masterpiece, My Grandfather's Path, during the time when Israel was planning to annex more Palestine. This film acted as salvation for Palestinians as it warned them of compromising their own high ideals and aspirations by being antagonist to those expansionists, for one ends up like one's enemies. Hence, it saved them from the trap. Moreover, the film brought the Palestinian issue to the limelight when, with the world's complicity, Israel was encroaching on Palestinian rights. ये देखने तमाम का वही मफहूम है, वही कंसेप्ट है, वही चीज है। और इसका ये टाइटल, मैंने ये 2 टाइटल दिए जो आपको जो मर्जी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी टाइटल, ये भी टाइटल भी हो सकता है, डू नॉट सॉरी चूज योर एनिमीज। ये देखें ना, इधर था क्या, चूज योर एनिमीज केयरफुली, इसका ये भी टाइटल हो सकता है। और इससे ज्यादा बेहतर ये हो सकता है, इसराइली इंडिपेंडेंस अवर स्टोलन लैंड, ठीक हो गया। उसके अलावा ये भी हो सकता है, निज़ार हसन डॉक्यूमेंट्री ऑन ज़ायनिस्ट सेटलमेंट, ठीक हो गया। जो आपको ज्यादा बेहतर लगे इसको लिख सकते हैं। और अभी मैं एक और चीज बता दूं कि ये जो पूरे की पूरी प्रेसी है, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की कई किस्म की आपको प्रेसेस मिल सकती हैं। उसमें आपने कभी भी उसके बेसिक कंसेप्ट से इनहराफ नहीं करना, ठीक हो गया। उससे दाएं बाएं कभी भी जाने की कोशिश मत करें, उसमें अपनी राय भी दाखिल मत करें, ठीक हो गया। कोई सुजेशन उसमें ऐड ना करें, जिस तरह है वो उसको एज इट इज लिख दें। हालांकि टाइटल में भी कुछ अपने तरीके से नई चीज ऐड मत करें। इससे क्या होगा, आपको टोटल जो प्रेसी है वो कह लें रोंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेसी में पैराग्राफ में लिखा है कि सूरज मगरब से तुलू होता है, यानी कि मगरब से निकलता है, वेस्ट से निकलता है,
جو کہ بالکل ایک جھوٹ ہے، جو کہ ایک قدرتی ایک نیچرل ٹروتھ ہے اس کے اگینسٹ، لیکن آپ نے اس کو پریسی میں بھی سیم ایز اسی جھوٹ کو بالکل ویسے لکھنا ہے کہ بالکل آپ اس چیز کو بلیو کریں. یہ بیسیکلی ایک پرسن کی ایک رائے ہوتی ہے، ایک اس کی رائٹنگ ہوتی ہے، آپ نے اس کو شورٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اگر آپ اس کو بالکل اب کہیں کہ نہیں یار اس سے یہ مسٹیک ہوگی میں اس کو ٹھیک کر لوں گا، تو بیسیکلی ٹھیک نہیں، آپ اس کو غلط کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ میں آپ کو پھر بتا دوں، اگر وہاں پر 2 × 2 5 لکھا ہو تو آپ نے بھی اس کو 5 ہی لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ان چیزوں کو آپ لازمی دیکھیں. سب سے پہلے آپ اس کو ریڈ کریں 2-3 مرتبہ، پھر اس میں سے جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں اس کو اس طرح ہائی لائٹ کر لیں، اور اس کے بعد آپ ایسا کریں نا، لاسٹ میں جو پیج ہوتا ہے نا 2-3 پیج، وہاں پر ایک جگہ لکھنا رف ورک. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے نیچے اس طرح آپ جتنا مرضی لکھیں پریکٹس کے لیے، نزار حسن، انڈیپینڈنس، بزار اسرائیل نوشن، اس طرح جو امپورٹنٹ آپ کو چیزیں لگیں نا کہ بھائی یہ اس کا بیسک کنسیپٹ ہے، تھیم ہے، اس کو لکھیں، پھر ان کو آپس میں جوڑ دیں. جوڑنے کے بعد 2-3 مرتبہ اسی طرح کا، تو کیونکہ آپ نے جو میجر کویسچنس کو پہلے سولو کر لیا ہوتا ہے، تو ادھر تھوڑا ٹائم اگر آپ سمجھتے ویسٹ ہو بھی جائے تو نو ایشو. اس پر ٹائم لگائیں، اس کے بعد جو ٹیسج ہے اس کو دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ لازمی کامیاب ہو جائیں گے. تو کائنڈلی اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان تک بھی اچھی ویڈیوز پہنچتی رہیں. اللہ حافظ.